आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम रसायन विज्ञान के एक बेहद दिलचस्प दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। इस दस्तावेज का नाम है LHCH204 PDF। बिल्कुल। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है एमीन और डाइज़ोनियम लवण जैसे जटिल रासायनिक विषयों को बिल्कुल सरल भाषा में डिकोड करना। मतलब विज्ञान के भारी शब्दों से डरे बिना इसे समझना। हाँ, क्योंकि अक्सर जब लोग केमिस्ट्री के नाम सुनते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये विषय हमारे दैनिक जीवन से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल जुड़े हैं। प्रकृति में ही देख लीजिए, ये एमीन हमारे प्रोटीन में, विटामिन में और कई जरूरी हार्मोन में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें तो वो जो एड्रेनलिन होता है ना? जब अचानक से डर लगता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हाँ, एड्रेनलिन और इफेड्रिन भी, ये दोनों ही रक्तचाप बढ़ाने का काम करते हैं और मूल रूप से ये एमीन ही तो है। और मुझे लगता है दांतों के डॉक्टर के पास भी इसका इस्तेमाल होता है। वो जो मसूड़ों को सुन्न करने वाली दवा होती है, नोवोकेन। एकदम सही, नोवोकेन में एमीन मौजूद होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो हम एलर्जी होने पर बेनाड्रिल जैसी मशहूर दवा लेते हैं, उसमें भी एमीन की ही संरचना काम कर रही होती है। अरे वाह! मतलब रोजमर्रा की दवाइयों से लेकर हमारे शरीर के अंदर तक ये एमीन हर जगह फैले हुए हैं। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे अणु के स्तर पर किए गए बहुत ही छोटे छोटे रासायनिक बदलाव इन दवाओं के असर को पूरी तरह से बदल देते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम एमीन की बुनियादी समझ पर बात करें तो इन्हें अमोनिया का परिवार कहा जा सकता है ना? बिल्कुल, अमोनिया यानी NH3। आप इसे ऐसे समझिए कि अमोनिया एक परिवार का मुखिया है जिसके 3 हाइड्रोजन बच्चे हैं। और अगर हम उन हाइड्रोजन बच्चों को हटाकर उनकी जगह कार्बन वाले एल्किल या एरिल समूह लगा दें तो वो एमीन बन जाते हैं। एकदम सरल भाषा में यही इसकी परिभाषा है। और अगर हम इनकी संरचना की बात करें तो इसे आप एक कैमरा ट्राइपॉड की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। कैमरा ट्राइपॉड, ये काफी दिलचस्प उपमा है। तो क्या इसके ऊपर कोई कैमरा भी रखा होता है? आप कह सकते हैं, नाइट्रोजन के बिल्कुल ऊपर एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल यानी एक लोन पेयर बैठा होता है जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। और वही लोन पेयर नीचे के तीनों बॉन्ड्स को धक्का देता है या धकेलता है? जी, इसी धक्के की वजह से जो सामान्य कोण 109.5 डिग्री होना चाहिए था, वो थोड़ा दबकर 108 डिग्री रह जाता है, जैसे कि हम ट्राइमिथाइल अमीन में देखते हैं। मतलब उस अकेले इलेक्ट्रॉन के जोड़े ने पूरी बनावट ही बदल दी। और अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो वो जो प्राथमिक द्वितीयक वाली बात है, उसे आप हाथ पकड़ने के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन एक इंसान है। अगर वो एक कार्बन समूह का हाथ पकड़ता है तो वो प्राथमिक यानी 1 डिग्री अमीन है। और अगर वो 2 कार्बन समूहों का हाथ पकड़ ले तो द्वितीयक हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर उसने 3 कार्बन समूहों के हाथ पकड़ लिए तो वो तृतीयक यानी 3 डिग्री बन जाता है। ये हाथ पकड़ने वाला उदाहरण सच में बहुत आसान है। अब यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है जब हम इन एमिनो को बनाने की विधियों पर आते हैं, प्रयोगशाला के जो चमत्कार हैं। हाँ, संश्लेषण की विधियां। दस्तावेज में कई विधियों का जिक्र है, लेकिन हॉफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण बहुत ही खास है। इसे मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि ये एक आणविक दर्जी की तरह काम करता है, मॉलिक्यूलर टेलर। ये बहुत ही सटीक विवरण है। ये प्रक्रिया सच में एक दर्जी की तरह काम करती है जो कार्बन की लंबी चेन को बीच से काटकर उसमें से एक कार्बन कम कर देती है। यानी जो नया प्राथमिक एमीन बनता है उसमें पहले वाले यौगिक के मुकाबले एक कार्बन कम होता है। गजब की सटीकता है ये तो। बिल्कुल। और इसी तरह एक और बहुत ही खास तरीका है गैब्रियल थालेमाइड संश्लेषण। लेकिन मैं कहूंगी कि ये तरीका एक एक्सक्लूसिव क्लब की तरह है। एक्सक्लूसिव क्लब? वो कैसे? क्योंकि इस क्लब में केवल प्राथमिक एलिफैटिक एमीन ही बनाए जा सकते हैं। जो एरोमेटिक एमीन होते हैं जैसे कि एनिलीन, उन्हें इस तरीके से नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, तो एरोमेटिक एमीन को इस क्लब में एंट्री क्यों नहीं मिलती? क्योंकि एरोमेटिक यौगिकों के अणु इस विशिष्ट प्रक्रिया के लिए बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। वो आसानी से नाभिक-रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। समझ गया। और इस दस्तावेज में एक और बहुत ही रोचक बात थी, रद्दी लोहे वाली। हाँ, नाइट्रो यौगिकों से एमीन बनाने के लिए जो लोहे की छीलन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। मुझे ये बात सबसे दिलचस्प लगी कि ये तरीका सबसे अच्छा माना जाता है और इसका कारण है कि ये एक तरह का इको फ्रेंडली और किफायती चक्र है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस प्रक्रिया में जो आयरन 2 क्लोराइड बनता है
वो पानी से क्रिया करके वापस और अधिक एसिड बना देता है। मतलब हमें बार बार नया एसिड डालने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही रिसाइकिल हो रहा है। जी, उद्योग के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही सस्ता और बेहतरीन तरीका है। अब अगर हम इनके भौतिक गुणों की तरफ बढ़ें तो इनकी गंध और घुलनशीलता काफी मजेदार विषय है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि जो छोटे अमीन होते हैं वो गैस अवस्था में होते हैं और उनमें से एक अजीब सी मछली जैसी गंध आती है। हाँ, फिशी स्मेल। और ये छोटे एमीन पानी में बहुत आसानी से घुल भी जाते हैं। क्योंकि ये पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं ना। हाँ, जैसे पानी और एमीन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया हो। एकदम सही। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की चेन लंबी होने लगती है ना, वो अणु का जलविरागी हिस्सा बढ़ने लगता है। जल विरागी मतलब? वो हिस्सा जो पानी से दूर भागना चाहता है। जी, हाइड्रोफोबिक हिस्सा। जब वो हिस्सा बड़ा हो जाता है तो ये एमीन पानी में घुलना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। पानी में घुलने से याद आया, इनका जो क्षारीय स्वभाव है यानी बेसिसिटी, वो भी एक बड़ा रहस्य है। लुईस क्षारक की तरह काम करते हैं और इसका कारण वही इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। वही जो ट्राइपॉड के ऊपर बैठा था। बिल्कुल। उनके पास दान करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का वो जोड़ा हमेशा खाली रहता है, लेकिन ये क्षारीयता हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हाँ, मैंने देखा कि क्षारीयता का एक पूरा खेल है। अगर हम गैस अवस्था की बात करें तो मामला बिल्कुल सीधा है। हाँ, गैस में तृतीयक सबसे ताकतवर होता है, फिर द्वितीयक और अंत में प्राथमिक अमीन। लेकिन जैसे ही हम पानी में यानी जलीय अवस्था में जाते हैं तो ये सब पलट जाता है। पानी में एक बहुत ही जटिल नृत्य शुरू हो जाता है। वहाँ पानी के अणु, प्रेरणिक प्रभाव और त्रिविम बाधा आपस में टकराने लगते हैं। त्रिविम बाधा मतलब जगह की कमी या भारी भीड़भाड़? इसे हम एक ट्रैफिक जाम के उदाहरण से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, ये उपमा बिल्कुल सटीक बैठेगी। आप ही समझाइए इस ट्रैफिक जाम को। देखिए, पानी के अंदर जो तृतीयक एमीन होते हैं, उनके 3 बड़े समूह इतना बड़ा ट्रैफिक जाम लगा देते हैं कि पानी के अणु उस नाइट्रोजन तक पहुंच ही नहीं पाते। और दूसरी तरफ प्राथमिक एमीन के पास जगह तो बहुत होती है, लेकिन उनके पास प्रेरणिक प्रभाव की वो ताकत नहीं होती। तो इसी भीड़-भाड़ और ताकत के बीच जो द्वितीयक एमीन है, वो बाजी मार ले जाते हैं। पानी में द्वितीयक एमीन सबसे ताकतवर क्षारक बन जाते हैं। एकदम सही। उनके पास सही मात्रा में ताकत भी होती है और पानी के जुड़ने के लिए पर्याप्त जगह भी। ये संतुलन तो समझ में आ गया। लेकिन अब हम एनिलीन की बात करते हैं। एनिलीन एक एरोमेटिक एमीन है, पर यह अमोनिया से भी कमजोर क्षारक क्यों होता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। एनिलीन में जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, वो दान करने के लिए खाली बैठा ही नहीं होता। तो वो कहाँ व्यस्त रहता है? वह बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में यानी रेजोनेंस में व्यस्त रहता है। आप इसे ऐसे समझें जैसे कोई रेस ट्रैक पर लगातार बहुत तेजी से दौड़ रहा हो। जब वो रेस ट्रैक पर दौड़ने में ही इतना व्यस्त है तो किसी और को इलेक्ट्रॉन दान कैसे करेगा? बिल्कुल। और जब वो दान ही नहीं कर पाएगा तो उसका क्षारीय स्वभाव अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन इस रेस ट्रैक पर दौड़ने का एक और असर भी तो होता है। एनिलीन बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। अत्यधिक सक्रिय। अगर आप एनिलीन में ब्रोमीन मिला दें तो वो रिंग के हर तरफ जाकर चिपक जाता है और एक सफेद अवक्षेप बना देता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हमें ब्रोमीन को सिर्फ एक ही जगह जोड़ना हो तो हम इस उछल-कूद को कैसे रोकेंगे? इसके लिए हमें एक हेलमेट पहनने जैसी रणनीति अपनानी पड़ती है। हम सीधे ब्रोमीन नहीं डालते। अच्छा, तो पहले क्या करते हैं? पहले हम उस NH2 समूह को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ प्रतिक्रिया करवाकर एक तरह का हेलमेट पहना देते हैं। इसे प्रोटेक्शन कहते हैं। और हेलमेट पहनने के बाद उसकी सक्रियता कम हो जाती है, जिससे हम मनचाही जगह पर रिएक्शन करवा सकते हैं। जी। और जब हमारा मनचाहा रिएक्शन पूरा हो जाता है तो हम उस हेलमेट को वापस उतार लेते हैं ताकि यौगिक अपने असली रूप में आ जाए। क्या गजब का तरीका है, प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन। अब एनिलीन से आगे बढ़ते हैं और रसायन विज्ञान के उन अनसुने नायकों की बात करते हैं जिन्हें डायाजोनियम लवण कहते हैं। डायाजोनियम लवण वास्तव में अनसुने नायक हैं। ये N2+ वाले विशेष यौगिक होते हैं। इनकी इतनी अहमियत क्यों है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हमें पता चलता है कि कई ऐसे यौगिक हैं जैसे फ्लोरोबेंजीन या साइनोबेंजीन जिन्हें सीधे तौर पर बनाना लगभग असंभव होता है। तो क्या डायाजोनियम लवण उन असंभव अणुओं को बनाने का कोई चोर दरवाजा है? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। ये एक बैकडोर की तरह काम करते हैं। यहाँ नाइट्रोजन गैस दुनिया के सबसे अच्छे लीविंग ग्रुप्स में से एक का काम करती है। और इन चोर दरवाजों को खोलने के लिए जो अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे सैंडमेयर और गाटरमैन अभिक्रियाएं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी बहुत दिलचस्प हैं। इन दोनों ही प्रक्रियाओं में तांबे का उपयोग होता है,
तांबे की मदद से नाइट्रोजन को आसानी से हटाकर दूसरे समूहों को जोड़ दिया जाता है। सिरसमेहर में क्यूप्रस क्लोराइड का इस्तेमाल होता है और गाटरमान में सीधे तांबे के पाउडर का। है ना? जी। और सिर्फ यही नहीं, जो कपड़े रंगने के लिए डाई बनती है, वहां भी इन्हीं डायज़ोनियम लवणों का जादू काम करता है। वो एज़ोयुग्मन अभिक्रियाओं वाले चमकीले लाल और पीले रंग। बिल्कुल, हमारी रोजमर्रा की रंग बिरंगी चीजों के पीछे भी यही रसायन विज्ञान छुपा है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हमारी यात्रा उस मछली जैसी गंध वाले गैसीय अणुओं से शुरू हुई थी। हाँ, और फिर हम जीवन रक्षक एड्रेनलिन से होते हुए हॉफमैन के आणविक दर्जियों तक पहुंचे। हमने जलीय विलयन में क्षारीयता के भारी ट्रैफिक जैम को समझा और एनिलीन को हेलमेट पहनाकर उसे कंट्रोल करना भी सीखा। और अंत में हमने उन चोर दरवाजों को भी खोला जो रसायन विज्ञान में असंभव को संभव बनाते हैं। ये सब कुछ वाकई बहुत शानदार था। सुनने वालों को भी अब ये समझ आ गया होगा कि अगली बार जब भी वे कोई दवा, रंग या दांतों का सुन्न करने वाला इंजेक्शन देखेंगे तो उन्हें पता होगा कि इसके पीछे एमीन या डायज़ोनियम लवण का ही जादू है। बिल्कुल, विज्ञान हमारे चारों तरफ है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। सही बात है। और अब चलते चलते हम सुनने वालों के लिए एक नया और विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहेंगे। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जिस पर सबको सोचना चाहिए। हमने देखा कि कैसे हम कार्बन की चेन जोड़कर किसी अणु को पानी से प्यार करने वाला या पानी से डरने वाला बना सकते हैं और उसकी प्रतिक्रियाओं को हेलमेट पहनाकर कंट्रोल भी कर सकते हैं। जी, हमने प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन की रणनीति देखी। तो जरा सोचिए, क्या भविष्य में हम इन सिद्धांतों का उपयोग करके ऐसी स्मार्ट दवाएं डिजाइन कर सकते हैं जिनके सक्रिय एमीन शरीर के अंदर केवल उसी विशिष्ट और भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाकर अपना हेलमेट उतारें जहां बीमारी छुपी है? यह तो चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। दवाओं के साइड इफेक्ट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। विज्ञान के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।